तो वहीं शुरुआत अब खबरों की करेंगे, जहां पर बुधवार से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के दूसरे चरण की शुरुआत अब हो गई है। नैमिषारण्य से सॉफ्ट हिंदुत्व के इशारे के साथ हुई सपा की दूसरी चरण की बैठक का फोकस पीडीए के समीकरण को साधना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसका इशारा समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी की लिस्ट भी दे रही है, जिसमें इस बार 48% से ज्यादा गैर यादव ओबीसी को जगह दी गई है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अपने को यानी यादव नेताओं को टीम में शामिल ना करके अखिलेश यादव की कहीं कोई बड़ी गलती तो नहीं है? क्या अपने परंपरागत वोट बैंक पर इस तरह का दाव खेला समाजवादी सियासत के लिए वाजिब है? अब ये खास रिपोर्ट देखिए। सपा की सियासी कसरत जारी, अब दूसरे चरण के प्रशिक्षण की तैयारी। कार्यकारिणी में गैर यादवों पर दांव, जमा पाएगा सियासत में पीडीए के पांव। नैमिषारण्य से हवन पूजन के साथ शुरू हुआ समाजवादी अभियान अब पीडीए की रणनीति के साथ मजबूती से आगे बढ़ने की कोशिश में है। सपा के दूसरे चरण के कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत ऐसे वक्त में हो रही है जब पार्टी की कार्यकारिणी की लिस्ट आ चुकी है, जो ये बताने के लिए काफी है कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश पीडीए फॉर्मूले को लेकर कितने गंभीर हैं। सपा की नई कार्यकारिणी में कुल 182 सदस्यों को जगह दी गई है। इनमें करीब 30 गैर यादव ओबीसी और 10 एससी चेहरों को जगह दी गई है। सूत्रों की माने तो शिवपाल के करीबियों को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली है। शिवपाल खेमे के सिर्फ 5 लोग कार्यकारिणी का हिस्सा बन पाए हैं। नई टीम में 12 मुस्लिम, 5 राजपूत और 2 ब्राह्मण चेहरों को भी शामिल किया गया है। समाजवादी पार्टी ने इसी साल की शुरुआत में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की थी, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा करने में करीब 8 महीने का वक्त लग गया। 2024 चुनाव के लिए सपा ने लंबी चौड़ी कार्यकारिणी घोषित की, जिसमें पीडीए की झलक साफ दिख रही है। सपा ने अपने यादववादी पार्टी होने का ठप्पा हटाने की कोशिश के तहत गैर यादव ओबीसी नेताओं को खूब स्पेस दिया है। कार्यकारिणी में 4 उपाध्यक्ष, 3 महासचिव, 61 सचिव और सदस्य बनाए गए हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को पार्टी का प्रदेश सचिव बनाया गया है। कार्यकारिणी में अखिलेश ने कुर्मी, लोधी, कुशवाहा समाज के नेताओं को भी जगह दी है। ओपी राजभर अक्सर इन वर्गों की उपेक्षा का आरोप अखिलेश पर लगाते रहे हैं। यानी प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत से पहले अखिलेश ने प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के जरिए ये साफ इशारा दे दिया है कि वो पीडीए में जो पिछड़ा वर्ग है उसमें उनका फोकस सिर्फ यादव वोटर ही नहीं बल्कि गैर यादव ओबीसी भी हैं। लेकिन इन सारी कवायद के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि ऐसे दौर में जब मुस्लिम वोट बैंक के लिए बीएसपी, ओवैसी, सपा और बीजेपी भी मैदान में आ चुकी है, ऐसे में अपने कोर वोट बैंक को बचाने के लिए अखिलेश क्या करेंगे? क्या वाकई गैर यादव ओबीसी वोटर अखिलेश पर भरोसा कर पाएंगे, जो पिछले कई चुनावों से बीजेपी के साथ खड़े दिख रहे हैं? ऐसी एक वजह भी अखिलेश यादव के पास है, जो पीडीए के दांव में उनका गैर यादव ओबीसी पर खेला गया दांव कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। यूपी में घोसी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी से विधायक रहे दारा सिंह चौहान पाला बदलकर अब बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में हैं। तो सपा ने दारा सिंह चौहान के पुराने साथी रहे सुधाकर सिंह को उनके खिलाफ उतारा है। कहने को तो ये एक उपचुनाव है, लेकिन इसका नतीजा 2024 के लिए यूपी खासकर पूर्वांचल में न केवल जनता के मूड का इशारा देने वाला है, बल्कि इसके जरिए ओपी राजभर के साथ ही खुद दारा सिंह चौहान की सियासी हैसियत भी तय होगी। एक उपचुनाव का नतीजा देश के चुनाव में कैसे गहरा असर छोड़ने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। इंडिया गठबंधन की प्रयोगशाला बनेगा घोसी। यूपी में विपक्षी एकता के बाद पहला लिटमस टेस्ट। राजभर के सियासी हैसियत की भी अग्नि परीक्षा। घोसी में उपचुनाव नहीं, ताकत की आजमाइश। घोसी का उपचुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का उपचुनाव नहीं है, बल्कि घोसी सियासी चूल्हे पर चढ़ी हांडी में चावल का वो एक दाना है जिससे 2024 के लिए हांडी के सारे चावल पके हैं कि नहीं, ये बात भी पता चलेगी। आसान भाषा में कहें तो घोसी का चुनाव यूपी में इंडिया बनाम एनडीए की टक्कर का ट्रेलर साबित होने वाला है।
जिसका नतीजा 2024 की दिशा तय करेगा। यही वजह है कि जब दारा सिंह चौहान ने नामांकन किया तो बीजेपी और सहयोगी दलों ने अपनी ताकत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। क्योंकि लोग कितने पॉलिटिकल सोच के हो गए हैं, लोगों को पता है कि यही 24 की जो बुनियाद है ये 8 सितंबर को मऊ की जनपद से तैयार होगी और 8 सितंबर का परिणाम भारतीय जनता पक्ष में आने के बाद उसी दिन ये निर्णय हो जाएगा कि 2024 के आम लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 पार्लियामेंट्री सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। आज जनता जनार्दन जो उसके सरोकारों पर समर्पित है, उसके साथ जो लोक कल्याण और गरीब कल्याण के कार्यक्रमों का क्रियान्वित कर रही है, जो जन जन के साथ खड़ी है, उस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना फैसला सुनाने वाले हैं, ऐसा मैं पूरा भरोसा कर सकता हूं, क्योंकि आज मोदी और योगी सरकार जन जन के समृद्धि और खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। घोसी का चुनाव इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि विपक्षी एकता के गठबंधन बनने के बाद यूपी में ये पहला चुनाव हो रहा है। साल 2022 में स्थिति अलग थी, तब दारा सिंह खुद समाजवादी पार्टी के साथ थे और राजभर उनके गठबंधन के साथ। क्षेत्र के जातीय समीकरण के हिसाब से सब कुछ परफेक्ट था। नोनिया और राजभर वोटरों के साथ मुस्लिम यादव वोट भी दारा सिंह चौहान को जमकर मिले। नतीजा, दारा सिंह ये सीट आसानी से जीत गए। मगर अब हालात अलग है। अब दारा सिंह का मुकाबला अपने ही पुराने साथी सुधाकर सिंह से है, जिनके साथ विपक्षी एकता की ताकत है। कांग्रेस जाहिर तौर पर प्रत्याशी उतारेगी नहीं और बीएसपी की दिलचस्पी एकाध अपवादों को छोड़कर उपचुनाव में ज्यादा होती नहीं। ऐसे में सीधा मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया के मुकाबले ही बन रहा है। ऐसा मुकाबला जिसकी कल्पना के साथ ही विपक्षी एकता गठबंधन की खिचड़ी पकाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में इसके मायने काफी अहम हो जाते हैं। घोसी का नतीजा ये बताएगा कि बीजेपी वर्सेस ऑल की लड़ाई में कौन कितने पानी में है। नतीजों से पूर्वांचल में ओपी राजभर की सियासी हैसियत भी तय होगी। खुद दारा सिंह चौहान जो लगातार पार्टी बदलते रहे हैं, उनकी अपने वर्ग में क्या स्वीकार्यता है, इसका भी पता चलेगा। जितनी बड़ी जीत होगी उतना ज्यादा राजभर और दारा सिंह की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। इस नतीजे का असर लोकसभा चुनाव में एनडीए के बीच सीट शेयरिंग पर भी साफ रूप से पड़ने वाला है। साफ है, घोसी का उपचुनाव कम से कम पूर्वांचल में सहयोगी दलों की ताकत का लिटमस टेस्ट जैसा होने वाला है, जिसकी अग्नि परीक्षा में अगर एनडीए के सहयोगी दल फुल मार्क्स से पास हो गए तो यकीन मानिए 2024 के लिए इन दलों के सामने पाने के लिए बहुत कुछ होगा। मेरा देश अभियान के साथ गांव-गांव पहुंचेगी बीजेपी। गांव से माटी जुटाने के बहाने ग्रामीणों से भी यहां पर बीजेपी जुटती नजर आएगी। 30 अगस्त तक चलेगा मेरी माटी मेरा देश अभियान। देश प्रेम के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को तेज करेगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करने में पार्टी जुटी हुई है। हर घर तिरंगा अभियान के बाद मेरी माटी मेरा देश अभियान तेज हो गया है। गांव से इकट्ठा कर ब्लॉक पर अमृत कलश में रखी जाएंगी मिट्टियां। वहीं आपको बता दें कि देश के 7,500 ब्लॉक से लाई गई मिट्टी से कर्तव्य पथ पर बनेगा अमृत वन। लखनऊ से खबर है जहां 100 से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य आज लेंगे बीजेपी की सदस्यता। 2 दिनों तक चलेगी सदस्यों की ट्रेनिंग। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। जिला पंचायत सदस्यों को सदस्यता यहां पर भूपेंद्र चौधरी दिलाएंगे। अवध क्षेत्र में बीजेपी के 13 जिला पंचायत अध्यक्ष और 129 जिला पंचायत सदस्य हैं। लखनऊ के पारा में आयोजित होगा कार्यक्रम। 100 से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य निर्दलीय और दूसरे दलों के हैं। कानपुर से खबर है साउथ एक्स मॉल में कर्मचारियों की दबंगई देखने को मिली है। गदर फिल्म देखने आए युवक को कर्मचारियों ने पीटा है। पुलिस के सामने शॉपिंग मॉल के गार्डों ने युवक को पीटा। और आपको बता दें कि मॉल कर्मियों के आगे नतमस्तक नजर आई जूही थाना पुलिस। सिनेमा हॉल में एसी बंद होने पर शुरू हुआ था बवाल। दर्शक टिकट का पैसा वापस करने की मांग कर रहे थे।
पहले भी मॉल कर्मचारी लोगों से कर चुके हैं मारपीट का ये जो वीडियो है वो जमकर वायरल हो रहा है। जूही थाना क्षेत्र के साउथ एक्स शॉपिंग मॉल का ये पूरा मामला है। ये देखिए किस तरीके से पीटा जा रहा है। तो आपको बता दें कि गदर फिल्म देखने आए युवक को कर्मचारियों ने पीटा है और पिटाई का ये जो वीडियो है अब वो जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि ये एक पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कर्मचारी पिटाई कर चुके हैं। दरअसल ये जो युवक है वो गदर फिल्म देखने आया हुआ था, लेकिन एसी नहीं चल रहा था, जिसके बाद टिकट के पैसे इस युवक ने मांगे, जिसके बाद आपको बता दें कि यहां पर कर्मचारी इस युवक को पीटते नजर आए। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई है। मंसूरपुर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है। एक और बदमाश को पुलिस ने कॉम्बिंग के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के पास से 2 तमंचा और एक कार बरामद। तो मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाशों के बीच में और 2 बदमाश इसमें गिरफ्तार हो गए हैं। बताया जा रहा है मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं श्रावस्ती में एक युवक को लोगों ने तालिबानी सजा दी। तालिबानी सजा का वीडियो देख कांप उठे लोग, रूह कांप उठेगी अगर आप भी इस वीडियो को देखेंगे। तालिबानी सजा देने का ये जो वीडियो है अब वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो में लोगों द्वारा नंगा कर युवक की जमकर पिटाई की गई, जबकि युवक लोगों से हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता रहा। पूरा मामला सोनवा थाना क्षेत्र डूबकला गांव का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 1 इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इस वीडियो को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके आधार पर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। तो श्रावस्ती, जहां तालिबानी सजा का ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो राज्य कर विभाग गाजियाबाद ने साइट 4 साहिबाबाद इलाके में जीएसटी पंजीयन कैंप का आयोजन किया। राज्य कर अधिकारी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि इस कैंप का उद्देश्य जीएसटी पंजीयन को लेकर व्यापारियों को जागरूक करना है और उनकी समस्याओं का निराकरण करना है। वहीं पंजीकरण अभियान के तहत आपको बता दें कि पंजीयन जागरूकता अभियान के तहत जीएसटी के अंतर्गत आने वाली समस्याएं जैसे आईटीसी क्लेम, एक्सपोजर रिफंड कैसे ले, तमाम जो तकनीकी समस्याएं होती हैं उन पर व्यापारियों से बातचीत भी की गई है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जीएसटी को लेकर जो भी भ्रम फैला रही है उन सभी का निराकरण किया गया है। साथ ही जीएसटी पंजीयन से होने वाले लाभों से अवगत भी कराया गया है। अमित श्रीवास्तव ने बताया है कि किसी भी राज्य में खरीदे गए माल पर आईटीसी की निर्बाध सुविधा मिलेगी। वहीं इस पंजीयन से बीमा योजना के लिए कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा और 10 लाख रुपए तक क्लेम मिलेगा। वहीं लखनऊ से एक खबर आपको बता दें, जहां हरिद्वार से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने पर यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश के चलते उत्तर प्रदेश की नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ और जल भराव वाले क्षेत्रों के लिए एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात कर दिया गया है। बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। अब इसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर, एसडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। जिन इलाकों में बाढ़ का खतरा है वहां पर हरिद्वार से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने पर यूपी में अलर्ट जारी है। आपको बता दें, बारिश के चलते उत्तर प्रदेश की नदियां और उफान पर फिलहाल नजर आ रही है। लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात कर दिया गया है, ताकि समय रहते अगर बाढ़ का खतरा उत्पन्न होता है तो उसके बाद लोगों का रेस्क्यू कर उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। लखनऊ से खबर है, जहां पीजीआई में खुलेगा पीडियाट्रिक सेंटर।
एक छत के नीचे होगा बच्चे की सभी बीमारियों का इलाज। पीजीआई में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर खुलेगा। 23 विभाग, 125 डॉक्टर और 185 सीनियर रेजिडेंट की इसमें भर्ती होगी। साथ ही साथ आपको बता दें, इमरजेंसी में 7 गुना बेड का इजाफा कर 210 बेड होंगे। तो ये बड़ी खबर है। तो अब आसानी से बच्चों का इलाज हो सकेगा। इमरजेंसी में 7 गुना बेड का इजाफा भी कर दिया गया है, जिसके बाद जो संख्या है वो 210 हो जाएगी बेड की। पीजीआई में खुलेगा पीडियाट्रिक सेंटर। एक छत के नीचे होगा बच्चों की सभी बीमारियों का इलाज, यानी कि अब किसी दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं होगी, किसी दूसरे जिले में जाने की जरूरत नहीं होगी। तो एक बहुत बड़ी सुविधा लोगों के लिए। हालांकि इसके साथ साथ ही इमरजेंसी में 7 गुना बेड का इजाफा भी कर दिया गया है। 210 बेड अब होंगे इससे। एक बहुत बड़ी सौगात। तो इस बुलेटिन में फिलहाल का बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।